Any intelligent fool can complicate a simple problem. It takes courage to move in the other direction. You simplify a problem, problem gets solved. जियो इकोनॉमिक्स एक ऐसा डोमेन है जो जियो पॉलिटिक्स का पूरा बैकग्राउंड बनाता है, वो उसको डोमिनेट करता है और कैश फ्लोज ही डिसाइड करेगा कि बायलैटरल रिलेशंस कैसा होना है, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे बिहेवियर कंट्रीज का कैसा होना है। 10 राष्ट्रों के पास अगर वो वीटो पावर है तब तो कभी कुछ होने वाला ही नहीं होगा शायद वहाँ। क्या नहीं। सोच रहे हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूके को बोला होता कि यू प्लीज स्टेप डाउन, लेट इंडिया एंटर एंड सिट। अगर ये 2022 में कर दिया होता तो आज ब्रिक्स में इतनी एप्लीकेशंस नहीं आई होती। इमरान खान ने दे दनादन गालियां दी इंडिया को, 45 मिनट तक कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहा। वो सारी यूएन उठ के निकल के चली गई वहां से और उसको बोला गया कि बंद करो, यूर जेंटलमैन इज एक्सीडिंग हिज टाइम लिमिट। फिर भी उसने अपना बोलता रहा 45 मिनट। जब प्रधानमंत्री आए 15 मिनट तक उन्होंने कश्मीर की बात ही नहीं की। उन्होंने उस दिन कहा था ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को इनवाइट किया था टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज इकोनॉमिक एंड सक्सेस स्टोरी। और भारत के प्रधानमंत्री वहाँ बैठे हुए बोल रहे हैं कि हमने यूपीआई का पेमेंट मैकेनिज्म रेडी किया हुआ है, 30+ कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड इट। यहाँ पे यूएई ऑफिशियल मेंबर है जहाँ पे यूपीआई एप्लीकेबल है। तो पेमेंट मैकेनिज्म आप ढूंढने जा रहे हो, ढूंढने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी फंक्शनिंग, एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड। हम लोगों ने प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत नहीं किए, ये हमारी विफलता है, ये हमारे विचार की विफलता है। अब क्योंकि ये बड़ी ग्लोबल मार्केट फोर्सेस समझ रही हैं कि रशिया और चाइना का मार्केट तो एक्सेस करने नहीं मिलने वाला, तो एक ही कंज्यूमर मार्केट उनके दिमाग में है जहां पे उनको एक्सेस मिलने वाला है, विच इज भारत। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. विभूति झा जी, आप अपनी एक्सपर्ट बिजनेस और डिप्लोमेसी के अनेक कार्यों में कार्यरत हैं। आप जेडीयूएसए के अभिन्न अंग और एंकर भी हैं और इनके साथ हैं अंकित शाह जी। आप कॉन्सेप्ट मैन ऑफ सनातन इकोनॉमिक्स हैं और जियो पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस के प्रिडिक्शन मैन भी हैं। तो आइए समझते हैं जियो इकोनॉमिक्स। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात को कहते हुए कि इस अधिवेशन की शुरुआत मेरे सेशन से हुई थी और इसका समापन भी मेरे ही सेशन के साथ होगा। जियो इकोनॉमिक्स, आपने बहुत चर्चाएं सुनी हैं। अभी हमारे पास समय 45 मिनट के आसपास का है, तो अपने प्रश्न पूछें, बिकॉज प्रश्न पूछने में बहुतों की सुविधाएं निकल जाती हैं बाहर। तो चर्चा हम करेंगे यहाँ पे। इनको कौन नहीं जानता है? अगर कोई यहाँ पे कोई ऐसा है व्यक्ति जो इन्हें नहीं जानता, वो हाथ उठाएं। तो मैं ये चाहूंगा कि देखिए, ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स जो है, हमने जब एमबीए की पढ़ाई की थी तो उसमें हमें बताया गया था कि जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स नीड बेस्ड होती है, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष, कंट्री की अपनी अपनी महत्ता होती है। उसकी जो सारी उसका जो सारा उसकी सारी वास्तविकता को कैसे संभाला जाए, ये देश की नेता डिसाइड करती है कि हमें करना क्या है। और वो जो होता है 40, 50, 100 वर्षों का एक एक सिलसिला होता है। तो कभी ना कभी कोई ना कोई एक पॉलिसी बनाता है कि आज से 50 साल बाद हमारा देश क्या होगा, क्या होना चाहिए, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके प्रावधान आज ही करने होंगे मुझे। तो मैं हमेशा से, मेरी आदत है, मैं आइंस्टाइन की एक कोटेशन पे विश्वास करता हूँ, और वो कोटेशन है, एनी इंटेलिजेंट फूल कैन कॉम्प्लिकेट अ सिंपल प्रॉब्लम, इट टेक्स करेज टू मूव इन द अदर डायरेक्शन, यू सिंप्लीफाई अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व। सो उस हिसाब को लेते हुए मैं इसकी बात की चर्चा करूंगा कि आज हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। प्रॉब्लम है क्या? जियो पॉलिटिक्स में क्या होता था? इट इज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड डोमिनेशन। फॉर वॉट? फॉर रिसोर्सेज ऑफ अनदर कंट्री। आप उसके लिए लड़ाई करते थे, ट्रैवल करते थे, कॉन्कर करते थे, कल्चर को नाश करते थे। और ये सब की बात ट्रिगर मुझ में कब आई?
ये आपको फिर बताता हूँ। 1941 का सेंसस देखिएगा आप, सिर्फ 1,45,000 ब्रिटिश थे इस कंट्री में, और उन्होंने हम मिलियंस पे हम उन्होंने राज किया। हम मिलियंस को, हमारे ही लोगों को, हमारे ही पूंजी को यूज करके वो अमीर बन गए, हमें कंगाल छोड़ के चले गए। ऊपर से उनके चमचे, और वो कहते हैं अरे हमने तो इनको इंग्लिश दी, रेलवे सिस्टम बनाया। मेरे मन में फिर आई ये बात कि ये हमने होने क्यों दिया। चलिए वो सिलसिला कभी और होगा, लेकिन इस बात पे हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी रिसोर्सेज क्या थी, हम सोने की चिड़िया कैसे बने। वो आईटीडीसी के इनक्रेडिबल इंडिया प्रोग्राम में मुगल्स और ब्रिटिश नहीं आए थे। दे केम टू रॉब अस बिकॉज दे न्यू देयर वाज अ गोल्डन बर्ड सिटिंग देयर। थिंक अबाउट इट। और हमने अतिथि सत्कार करने के नाम पे, अतिथि देवो भव के नाम पे उनको अतिथि बनाया, और उन्होंने हमारा सफाया किया। दिस इज द हिस्टोरिकल फैक्ट। और हम सोने की चिड़िया कैसे बने? विदाउट इंग्लिश, विदाउट मुगल गार्डन एंड विदाउट मुगलई कबाब। तो कुछ तो था हमारी पद्धति में, हमारे समाज में, जो हम वैसे बने। तो आज की इसी चर्चा में अंकित जी से करूंगा कि आपके विचार क्या हैं कि आज की जियो इकोनॉमिक्स में, जबकि इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो गई है, सबको पता है टेक्नोलॉजी के कारण वार्ता वार्ता बातें बहुत जल्दी आ जाती हैं। आई कॉल इट टेक्टोनिक शिफ्ट ब्रॉट बाय टेक्नोलॉजी इन द वे वी लिव नाउ। अंकित जी। जय श्री राम। तो जियो इकोनॉमिक्स एक ऐसा डोमेन है जो जियोपॉलिटिक्स का पूरा बैकग्राउंड बनाता है, वो उसको डोमिनेट करता है, और कैश फ्लोज ही डिसाइड करेगा कि बायलैटरल रिलेशंस कैसा होना है, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे बिहेवियर कंट्रीज का कैसा होना है। तो जब हम जियो इकोनॉमिक्स भारत के नज़रिए से देखते हैं, तो हमने कभी इकोनॉमिक्स को कभी वेपनाइज नहीं किया, जबकि वो सारी संस्कृतियां जो एब्राहमिक थॉट प्रोसेस से चलती है, अदरिंग के प्रोसेस के बेस थॉट से चलती है, बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स वाली जो उनकी धरातल पे जो उनकी मान्यताएं हैं, उसको जियोपॉलिटिक्स में घसीट के लेके आते हैं, ग्रुपिज्म बनाते हैं कंट्रीज का, कि ये एक ग्रुप है, सामने दूसरे वाले ग्रुप के साथ हमें क्लैश करना है। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप देते हैं, कन्वर्ट करा के नेशंस को अपने ग्रुप में लेके आते हैं, सामने वाले ग्रुप के साथ क्लैश करने को। तो ये सारा एब्राहमिक थॉट प्रोसेस से आता है। और जब भी हम देखते हैं कि भारत के रोल के बारे में जब क्वेश्चन आता है, तो उनके मन में एक ही प्रश्न आता है कि ये एक ग्रुप में सेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नाम की ये जो कॉन्सेप्ट है, जो बार बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बात करता रहता है, वो कॉन्सेप्ट उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, बिकॉज एब्राहमिक थॉट प्रोसेस से वो नेशन स्टेट बने हैं। ब्रिक्स की समिट में मैं था कजान में, तो सारे नेशंस जितने भी वहां थे, डिस्कशंस हुए, सारे डिस्कशंस का फोकस एक ही, इंडिया। और फोकस इसलिए क्योंकि वेस्टर्न कलेक्टिव खोजना चाह रहा है कि इंडिया को क्या चाहिए ब्रिक्स से, जो हम क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते वो चीजें। और वहां पे ब्रिक्स के नेशंस खोज रहे हैं कि इंडिया ने ज्वाइन किया है, अब एक्सपेक्टेशंस क्या है इनकी। एप्लीकेशंस तो ब्रिक्स की आनी ही नहीं थी अगर इंडिया मेंबर नहीं होता, क्योंकि ब्रिक्स ऐसा ग्रुपिंग है, ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुपिंग है जहां पे एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि ये तो रशिया और चाइना डोमिनेटेड बॉडी है, इसको तो आप छू भी नहीं सकते, राइट। तो इसमें तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली चीजें चल रही होंगी, डेमोक्रेटिक नहीं है, ट्रस्ट तो कर ही नहीं सकते आप फॉरेन रिलेशंस में, तो उसमें जुड़ने का प्रश्न ही कहां आता है। तो एक ऐसा ग्रुप जो 10 साल ऊपर से डिफंक्ट पड़ा हुआ था,
जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा था, वो आज इंडिया के ग्लोबल साउथ के पूरे इनिशिएटिव के चलते इतना पॉपुलर हो चुका कि 34 ऑफिशियल एप्लीकेशंस नेशंस की। और सबसे बड़ी गलती वॉशिंगटन की ये कि उन्हें समझ नहीं आया कि अगर 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूके को बोला होता कि यू प्लीज स्टेप डाउन, लेट इंडिया एंटर एंड सिट, अगर ये 2022 में कर दिया होता तो आज ब्रिक्स में इतनी एप्लीकेशंस नहीं आई होती। तो ये जो पूरा इनिशिएटिव शुरू हुआ ग्लोबल साउथ का, जिसको मैं डी डॉलराइजेशन की थीसिस के साथ लिंक करता हूं, डी कोलोनाइजेशन, डी मिशनराइजेशन, डी कम्युनिज्म एंड डी कोलोनाइजेशन, राइट, डी रेडिकलाइजेशन, ये जो पूरी थीसिस है इसका इनिशिएशन ही वहां से हुआ है कि आप भारत को अब्राहमिक ग्रुप के फोल्ड में लाने की कोशिश कर रहे थे। आपको ये समझ नहीं आया कि ये धार्मिक कंट्री है जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से डिफाइन करता है अपने जियोपॉलिटिक्स। तो वहां जितने भी नेशंस थे सब चौंक गए जब शी जिनपिंग ने वर्ड यूज किया डेमोक्रेटिक। छोटे छोटे नेशंस जो वहां प्रेजेंट थे वो चौंक गए कि जिसको हम कम्युनिस्ट चाइना बोल रहे हैं वो बोल रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो यूएसपी बताया जा रहा है वेस्टर्न कलेक्टिव का। और भारत के प्रधानमंत्री वहां बैठे हुए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हमने यूपीआई का पेमेंट मैकेनिज्म रेडी किया हुआ है, 30+ कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड इट। यहाँ पे यूएई ऑफिशियल मेंबर है जहां पे यूपीआई एप्लीकेबल है। तो पेमेंट मैकेनिज्म आप ढूंढने जा रहे हो, ढूंढने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी फंक्शनिंग, एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड। तो जहां पे मल्टीपोलैरिटी का बिगिनिंग हो रहा है ब्रिक्स प्लस से, और बहुत सारे फेक न्यूज चले, मैं वहां था कजान में, आप मानोगे नहीं, आपने मेरे ट्वीट्स देखे होंगे। टाइटल दिया गया इंडिया ऑब्जेक्ट्स पाकिस्तान एंट्री इन ब्रिक्स, सारी मीडिया ने ये टाइटल दिया। टोटली फेक, कंप्लीटली फेक, क्योंकि एप्लीकेशन प्रपोजल नहीं होता। सबसे पहले कोई कंट्री एप्लीकेशन देता है, इट डज नॉट बिकम अ प्रपोजल। प्रपोजल होस्ट कंट्री देता है जब डिस्कशन होता है। तो पाकिस्तान का तो प्रपोजल ही नहीं आया, तो ऑब्जेक्ट करने का प्रश्न आता ही नहीं सबसे पहले। दूसरा फेक न्यूज चलाया गया, इंडिया ऑब्जेक्ट्स टर्कीज एंट्री इन द पार्टनर कंट्री लिस्ट, वापस फेक, टर्की वाज इंक्लूडेड इन द पार्टनर कंट्री लिस्ट। तो जितने भी नेशंस का प्रपोजल होना था वहां पे, वो 34+ नेशंस वहां पे मौजूद थे, पाकिस्तान का डेलीगेशन वहां मौजूद नहीं था, उसका प्रपोजल ही नहीं था। दूसरा, भारत का स्टैंड क्या था? भारत का स्टैंड था पाकिस्तान की एप्लीकेशन के बारे में, वी विल नॉट सपोर्ट, वी विल नॉट ऑब्जेक्ट। वापस रिपीट कर रहा हूं, वी विल नॉट सपोर्ट, वी विल नॉट ऑब्जेक्ट। अब आपका दुश्मन देश इससे ज्यादा सपोर्ट आपको कुछ नहीं कर सकता, कि जब कंसीडर होगा तो हम खिसक लेंगे, अगर सब अप्रूव करते हैं तो ठीक है, आ जाना। तो मैंने इस पर प्रेडिक्शन दिया था विभूति जी कि पाकिस्तान का अगर प्रपोजल आता है तो इंडिया विल सपोर्ट इन द सेंस नॉट ऑब्जेक्ट, एंड पाकिस्तान विल एंटर। अब कौन से लेवल पे एंट्री की मैंने प्रेडिक्शन दी थी? मैंने इस पर एक्सप्लेनेशन दिया था कि 34 कंट्रीज की एप्लीकेशन आई है, 10 कंट्रीज कोर मेंबर्स बन चुकी है, मतलब 10 वीटो पावर आप ऑलरेडी दे चुके हो। इट इज अ कंसेंसस बेस्ड बॉडी, मतलब कोई भी रेजोल्यूशन आता है उसमें 100% यस चाहिए तो ही वो आगे बढ़ेगा। तो ये अब भूल जाओ कि वहां पे कोर मेंबरशिप में अब कोई नेशन ऐड होगा, क्योंकि 10 वीटो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके।
United Nation is hardly able to handle 5 veto powers. Temporary, this is what the position is. अगर वो बात है कि 10 राष्ट्रों के पास अगर वो वीटो पावर है, तब तो कभी कुछ होने वाला ही नहीं होगा शायद वहाँ। क्या नहीं। सोच रहे हैं? देखिए, 5 कोर मेंबर्स ने जिन 5 कंट्रीज को ऐड किया लास्ट समिट में, वो सारे के सारे ऐसे मेंबर्स हैं जैसे यूएई, जिसको जियोपॉलिटिकली वी ऑलमोस्ट वी सी 90% 95% मैचिंग विद अवर पॉलिसीज, राइट? तो वैसे ही कंट्रीज ऐड हुई हैं विच आर वेरी स्मूथ फॉर द कोर मेंबर्स। अब दूसरा टीयर जो था विच इज पार्टनर कंट्री मॉडल। अब पार्टनर कंट्री मॉडल में पाकिस्तान का शायद 5-7% कुछ चांस बनता था। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओगे। एक कंट्री ने गेम बजा दी, उसने कश्मीर का नाम लेना बंद कर दिया यूएन में। तो आप समझ लें कि एक देश ने अपनी एंट्री मजबूत करवा ली और वो लिस्ट पे आ गया पार्टनर कंट्री के। तो उसका प्रपोजल भी आया, उसको सपोर्ट भी मिला, पार्टनर कंट्री बन भी गई। तो पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा जहां एंटर होना था वो टीयर 3 विच इज पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट मैकेनिज्म पे प्रधानमंत्री जी ने यूपीआई प्रपोज किया। रशिया का मीर पेमेंट सिस्टम चाइना के साथ कनेक्ट हो चुका है। ईरान का पेमेंट सिस्टम रशियन सिस्टम के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो ये वाले डिक्लेरेशन में डिसीजन ये आया है कि देयर विल बी अ फिजिबिलिटी स्टडी for a common payment mechanism or connecting all the individual payment mechanism systems. जब ये रेडी होगा तब पाकिस्तान ज्वाइन होगा। बिल्कुल जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया है, इंडिया विल सपोर्ट बाय नॉट ऑब्जेक्टिंग। ठीक है, सो द लॉजिक स्टैंड्स देयर एज इट इज, जो मैंने प्रेडिक्शन दिया है। अब ब्रिक्स प्लस में कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कहीं कवर नहीं हुई। सबसे बड़ी डेवलपमेंट है ग्रेन्स एक्सचेंज प्रोग्राम अग्री हुआ है। ग्रेन्स एक्सचेंज प्रोग्राम। और अब मैं ये क्यों इस पर स्ट्रेस कर रहा हूं और इसको बड़ा मानता हूं, क्योंकि यूएस डॉलर के सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस को चालू रखने के लिए कमोडिटीज का जो डेरिवेटिव्स का ट्रेड चला हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में, उसी की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो तबाह हुआ उसका वैल्यूएशन, और जिन फार्मर्स ने सुसाइड किया, वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होते हुए डेरिवेटिव्स में जो खेल रहे हैं वो लोग सुसाइड करेंगे। जब ये क्राइसिस आएगा तब वो लोग सुसाइड करेंगे। तो ग्रेन्स एक्सचेंज का पोर्टल का जो अग्रीमेंट आया है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यही इवॉल्व बार्टर की बात हो रही है कि आप करेंसी छाप के मेरा रियल प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, ये नहीं होना है। मैं मेरा रियल प्रोडक्ट दूंगा, उसके सामने मुझे मेरा रियल प्रोडक्ट चाहिए। मतलब तुम भी तुम्हारे लेबर को एब्यूज करो, तुम भी तुम्हारी कंट्री पोल्यूट करो, तुम भी तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके रियल प्रोडक्ट बनाओ, तो मुझसे ट्रेड करने को मिलेगा। दिस इज द ग्रेन्स एक्सचेंज प्रोग्राम। प्रधानमंत्री तो आप जानते ही उनका विजन। तो ऑलरेडी उन्होंने बड़े जो लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज के सिस्टम्स हैं उस पर वो स्कीम चल रही है। ही इज ऑलरेडी स्टार्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि ब्रिक्स में अभी आए तो अभी शुरू करेंगे। ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड लार्जेस्ट स्टोरेज सिस्टम्स कंट्री के लिए, जहां पे ग्रेन स्टोर होंगे, क्योंकि ये पोर्टल के थ्रू वो ग्रेन्स जाने हैं जो भी कंट्री परचेज करेगी। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है, जो मैंने दूसरा प्रेडिक्शन दिया था कि स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं चल सकता जैसे अभी तक चल रहा था। जब रीसेट होगा तो स्टॉक मार्केट में बड़े चेंजेस आएंगे, स्पेसिफिकली कमोडिटीज के लिए। तो जब ये ग्रेन्स एक्सचेंज पोर्टल पे ट्रेड होना शुरू होगा तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट का कमोडिटी का वो पोर्शन, उसके ऑपरेशन में कितने कितने चेंजेस आ सकते हैं। राइट, तो वी आर लुकिंग फॉर अ बिग चेंज। आप जब चेंज की बात कर रहे हैं तो आप सब जानते हैं इस बात को कि एक चर्चा होती है आजकल वेस्ट से आता है रूल्स बेस्ड ऑर्डर। आपने सुना होगा इस बात। तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर अब देख रहे हैं, आपने सुना अंकित जी से
कि ब्रिक्स का अपना रूल्स बन रहा है। वेस्ट विचलित इसलिए है कि इसमें तो उनका कुछ खेल ही नहीं है, तो उनको चिंता है कि वो कंट्रोल कैसे करेंगे इस ग्रुप के लोगों को। तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट वाज वेरी स्मार्ट। वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने में बहुत ही चापलूस थे। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, आईएमएफ हो, डब्ल्यूएचओ हो, ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन बने थे, ये आपको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन एंड कंट्रोल के लिए बना था। एक तो वो हुआ। दूसरा हुआ कल्चरल एंड सोशल कंट्रोल। उन्होंने ऐसा कर दिया कि वेस्ट की हर चीज हमारे आपके लिए एक एस्पिरेशनल आइटम बन जाए। ऑस्कर अवार्ड, एमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, बुकर प्राइज, पुलित्जर, राइट, नोबेल। तो एवरीबॉडी बिकेम कह रहे हमें तो अगर हमने कुछ किया, फॉरेन से रिकॉग्निशन आ गई, हमारी मान्यता हो गई। अब वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। ब्रिक्स का वो सिस्टम जो है, उसमें वेस्ट का कोई रोल है ही नहीं अभी। ये सारे ब्रिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए इन्होंने ये भी कहा था, और इसकी शुरुआत बड़े मजे की बात यह है कि जिस साल आर्टिकल 370 गया था ना, उस साल जब प्रधानमंत्री यूएन आए थे, तो मुझे सौभाग्य मिला था 2 प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो जो स्पीच है प्राइम मिनिस्टर का, वो 15 मिनट जो हर एक हेड ऑफ स्टेट को मिलता है, इमरान खान ने दे दनादन गालियां दी इंडिया को। 45 मिनट तक कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहा वो। सारी यूएन उठ के निकल के चली गई वहां से। उसको बोला गया कि बंद करो, यू आर जेंटलमैन इज एक्सीडिंग हिज टाइम लिमिट। फिर भी उसने अपना बोलता रहा 45 मिनट तक। जब प्रधानमंत्री आए, 15 मिनट तक उन्होंने कश्मीर की बात ही नहीं की। उन्होंने उस दिन कहा था, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को इनवाइट किया था टू पार्टिसिपेट in India's economic and success story. And he was so politically wise to say that participate in our growth story and we do it all together. You are seeing this happen here. So one has to realize that. But my concern is here, what do you think will be the element of sabotage using the rules-based order by the West to this non-Western group that is emerging right now? देखिए, सबसे पहले जो जिसको हम ग्लोबल मार्केट फोर्सेस बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में उसका रोल क्या रहेगा, वो अभी वो ढूंढ नहीं पा रहा। और जब एक सामरिक शक्ति आपकी एक्यूमुलेट हो जाती है इतने वर्षों से, कोवर्ट ऑपरेशन करने की, मिलिट्री एक्शन करने की, और आपको दिशा नहीं मिलती कि आपका फ्यूचर में क्या रोल होने वाला है, ग्लोबल पॉलिसिंग की स्पॉन्सरशिप जब आपकी करेंसी नहीं कर पाएगी, तो बहुत सारा साबोटाज आप नेबरिंग कंट्रीज में करने वाले हो, जिसका मतलब है कनाडा, मैक्सिको और साउथ अमेरिका के नेशंस। इसमें बहुत सारी साबोटाज की प्रवृत्तियां चलेंगी। दूसरा, अब क्योंकि ये बड़ी ग्लोबल मार्केट फोर्सेस समझ रही हैं कि रशिया और चाइना का मार्केट तो एक्सेस करने नहीं मिलने वाला, तो एक ही कंज्यूमर मार्केट उनके दिमाग में है जहां पे उनको एक्सेस मिलने वाला है, विच इज भारत। भारत में वो आके क्या चाहते हैं? क्या सिर्फ प्रॉफिट ऐसे ही आ जाता है? प्रॉफिट ऐसे नहीं आता है। प्रॉफिट आने के लिए स्टेट कंड्यूसिव पॉलिसीज होनी चाहिए, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज चाहिए आपको। तो हमें एज अ सिटीजन क्या समझना है कि प्रधानमंत्री जी का बार्गेनिंग पावर जो है ग्लोबल मार्केट फोर्सेस के साथ, वो 240 सीट्स पे ज्यादा होगा या 350 सीट्स पे ज्यादा होगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्पीकर्स आके बहुत सारा ज्ञान देंगे कि गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, गवर्नमेंट ने वो करना चाहिए। हमारे वोटर्स इलेक्शन के दिन कहाँ होते हैं?
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो क्या आपने गवर्नमेंट का हाथ मजबूत किया कि ग्लोबल मार्केट फोर्सेस के सामने नेगोशिएशन आंख से आंख मिला के कर पाए? कल को जब आपकी 303 सीट्स थी तो हो सकता है आप मस्क मैलन को मना कर दिए कि भाई नहीं करना है डील। जब आपकी 240 सीट्स है तो उसको रिसीव करने जाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, चूंकि आपने इस बात की चर्चा की कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत नहीं किए। ये हमारी विफलता है, ये हमारे विचार की विफलता है। और मैं इस बात को कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए, कल चर्चा हो रही थी, कोई कह रहा था कि मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया, उन्हें ये करना चाहिए था, उन्हें वो करना चाहिए था। हम 3 लोग बैठे थे। हमने कहा कि आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या हैं जो आप चाहते हैं कि वो करें। हम तीनों की टॉप 3 प्रायोरिटीज वर डिफरेंट। वहां पे मैंने कहा उनसे कि लीजिए, समस्या खड़ी हो गई यहीं पे। ये तो अब हम तीनों में से हमारी किसकी समस्या नंबर 1 है, नहीं, ये बताइए। मुझे विभूति जी ये बताएं, एक्सपर्ट्स ने गवर्नमेंट क्यों चलानी है? फिर आप वोट क्यों दे रहे हो? गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये बात आप ध्यान से समझ लें। एक्सपर्ट्स को खाली उसके डोमेन का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन का कई ज्यादा एक्सेस है। और वो जो लीडर्स हमें मिले हैं, मैं बता रहा हूं आपको, अक्रॉस दिस सेंचुरी जब दूसरे लीडर्स आएंगे तब शायद आंखें खुलेंगी कि क्या खो दिया है। अभी नहीं समझ आएगा। क्या खो दिया है, ये हमें इस मानसिकता से निकलना होगा। देखिए, मेरा फेवरेट फ्रेज है, हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन हमारे से क्या चाहता है, हमें किस तरह से हमारा सर्वनाश करना चाहता है। आर वी रेडी टू हिट बैक? दैट्स द क्वेश्चन। इस बात को अगर हम नहीं समझेंगे, तो वो लिस्ट की बात बता रहा था मैं, तो वहां पे 9 प्रायोरिटी आ गए वहां पे। अब मैंने कहा कि इसमें से डिसाइड करो नंबर 1 कौन होगा। लेट्स गो एंड आस्क द प्राइम मिनिस्टर व्हाट इज हिज प्रायोरिटी लिस्ट। संभवतः हमारा 9 आइटम उनके लिस्ट में है ही नहीं। तो उन्होंने 3 लोगों को नाखुश कर दिया कि मोदी कुछ नहीं करता, क्योंकि हमारी इच्छा उसने पूरी नहीं की। हमने अपने हृदय को ओपन करके ये नहीं सोचा कि उनकी भी कुछ लिस्ट होगी जो करना चाहते हैं। तो ये जो है, हम सबों को इस बात को सोचना पड़ेगा। दूसरी बात पॉलिटिक्स की बात है, क्योंकि लीडरशिप की बात है, कि 60 सालों तक जितने लोग चिल्ला रहे हैं कि ये नहीं हुआ, उनके मुखार विंद पे ताला लगा हुआ था। मोदी जी के आने के कारण सबके ताले खुल गए। और हमने 2014 में एक आर्टिकल लिखी थी जिसमें हमने कहा था कि आपके 2 बड़े चैलेंजेस होंगे, मैनेजिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, बिकॉज एवरीबडी थॉट कि 2014 में प्रधानमंत्री बने, उनके पास हैरी पॉटर का मैजिक वॉन्ड आ गया, वो घुमाते रहेंगे, सबकी समस्या का सुलझान हो जाएगा। भूल गए कि कमबख्त डेमोक्रेसी हमारी रूल सिस्टम है, वो भी समस्या है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मजाकिया होता है, मुझे किसी ने कहा यूएस में, why is India not like China? Look what China is doing. I said, yeah, Prime Minister must do one thing. He gets up tomorrow morning, declares himself like President Xi, the Prime Minister for rest of his life, takes away everybody's fundamental rights, suspends the constitution, and tells everybody to wear the same shoes, same size, everything else, right? You are paid $5, 5 rupees a week, and that's it, no more. No, that can't happen. I said, that's the problem. The entire global media and we look at India, हम चाइना के जैसे नहीं है, क्योंकि हमारी सिस्टम नहीं है। एक बड़ा मजाकिया बात बताता हूँ, मैं बंबई से दुबई जा रहा था, मेरे बगल में आईटी का बंदा बैठा था। बात चली, उसने कहा मुझसे कि ओह, दुबई इज सो गुड, look at their roads, look at their buildings, look at the cleanliness. So I said, आप मुंबई कर हैं, मुंबई को क्यों नहीं दुबई बनाते? He said, महाराष्ट्रियन था, तो मैं उसकी टोन की कॉपी कर रहा हूँ। We are democracy, no?
तो मैंने कहा कि डेमोक्रेसी में किस अमेरिका में बना हुआ है, न्यूयॉर्क बना हुआ है, पेरिस बना हुआ है, आपको यूरोप इतना अच्छा लगता है, तो क्या हम डेमोक्रेसी सस्पेंड कर दें इंडिया में? No, sir, we need democracy. So that means you want democracy for all the lawlessness of it, but you don't. But you want the efficiency which comes from a different model. That's the mindset that we have to change. India, I mean, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब आरबीआई बैंगलोर में था, तो मुझे मेरे ऑफिसर इंचार्ज ने एक फिकी की मीटिंग के लिए भेजा। तो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने बात कर रहे थे, हमारा देश ये है, हम ऐसा कर। मैंने कहा कि आप इस देश में 20 सिंगापुर बन सकते हैं, आप क्यों नहीं बनाते हैं? तो उन्होंने कहा हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि हम यहाँ सिंगापुर नहीं बना सकते हैं। आप सोचिए इस बात को, सिंगापुर नहीं बना सकते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर है जो गिफ्ट सिटी बन रही है। जब गिफ्ट सिटी की नींव पड़ी थी, मैं वहां था, मैं देख रहा था उसको। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गिफ्ट सिटी क्या बनी है। तो ये जो सिस्टम जो चल रहा है, इसमें हमें इस बात को ख्याल रखना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए। अमेरिका में एक सोशल बिहेवियर में मैंने सीखा ये, यू आस्क यू गेट व्हाट यू आस्क फॉर, इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। इकोनॉमिक्स में कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। If you don't demand, there will be no supply. Otherwise, you will have to accept what is supplied to you. So, अंकित जी, एक बात मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मैंने शुरू में कहा था सवाल पूछिए। एक भी सवाल यहाँ नहीं आया है, और 6:30 बजे सवाल आए हैं? You have? Okay. Because a question questions gives a relief to all of us here. आधा उनको दीजिए, आधा मुझे दीजिए। ये साझेदारी वाला काम है, लीजिए। तो हम प्रश्न पढ़ेंगे 10 मिनट्स। हमें आदेश आ गया है 10 मिनट्स, आप सबको याद रखिएगा। यहां से निकलना है, तो मैं शुरुआत करता हूं सीनियोरिटी में। मैं पहला सवाल पूछूंगा। गवर्नमेंट ब्रॉट Maldives to its knees, 360 degree, nobody talks about it all these days. Any idea? Maldives? Huh? How did they brought Maldives? No, we brought them back हाँ. totally, but nobody is talking about it. Nobody is talking about it. अच्छा. Understand? Maldives को चाइनीज डेट से हमने निकाला, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली। हमारे बॉलीवुड के जैसे भी हैं लोग, उन लोगों को ट्रिप स्पॉन्सर करके मालदीव्स का टूरिज्म हमने आर्टिफिशियली प्रॉप अप किया, उनको चाइनीज डेट से बाहर निकालने के लिए। सो बहुत सारे ऐसे कपल्स थे जो उन्हें नहीं पता कि वो क्यों मालदीव्स जा रहे थे। तो 2017 से वो जाना शुरू किए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैकग्राउंड पे वर्क किया फ्रॉम 2015, स्पॉन्सरशिप दे के मालदीव्स का टूरिज्म को बढ़ावा दे के। फिर एक ऐसी सरकार आई है जो आप जानते हैं, जो अपोजिशन में थी भारत के, बहुत सारी एब्यूज भी दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन जब उन्हें समझ आ गया कि भाई ज्योग्राफी इज द रियलिटी, और सबसे बड़ा मूव डीमोनेटाइजेशन, तो बहुत सारी ऐसी छोटी कंट्रीज जो हमारी फेक करेंसीज पे जी रही थी, लाइक पैरासाइट्स, इंक्लूडिंग some portions of UK as well, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, Maldives, Pakistan, this many countries budget we were sponsoring with our fake currencies. Okay, तो प्रधानमंत्री जी ने पहले ही डीमोनेटाइजेशन करके वो हटा दिया कि भाई मांगने आना है तो ऑफिशियली आओ, हाँ, ऑफिशियली आके मांगो, हम देंगे, राइट। तो अब वो उस पोजीशन में आ गए, उनको भी रियलिटी समझ में आई। दूसरा, चाइना का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा, क्योंकि श्रीलंका में भी इंडियन रुपी और युआन, मालदीव्स में भी इंडियन रुपी और युआन, बेसिकली बोथ द कंट्रीज आर कोऑपरेटिंग टू रिमूव डॉलर फ्रॉम द रीजन। Next question is very interesting question, which is what is your opinion on Trump's recent statement that Americans won't be paying their taxes
Rather, it will be covered from tariffs that US will put on others. What will its impact on countries like India and China, whose trade balance is in their favor? देखिए, पॉलिटिकली जब इलेक्शन होता है तो लीडर्स इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो आप जानते ही हैं, तो बोलते बहुत हैं, लेकिन अगर इलेक्ट हो भी जाते हैं तो आजू बाजू में जो जिसको डीप स्टेट के एक्टर्स बोलते हैं, वो सब यस सर करते हैं, इम्प्लीमेंट उनका कुछ भी नहीं होना है, राइट? सो इट लुक्स लाइक इवन इफ ही कम्स, ही माइट टेक सम एब्सर्ड स्टेप्स एज ही मेंशंस, लेकिन समझना हमें ये है कि एक्सपोर्ट का जो चूरन पूरे वर्ल्ड को दिया गया कि तुम एक्सपोर्ट करोगे तो ही तुम रिच बनोगे, नोबडी इज बाइंग दैट चूरन एनी मोर। लोग बोल रहे हैं हम एक्सपोर्ट करेंगे, तुम भी सामने रियल प्रोडक्ट दो तो हम भी एक्सपोर्ट करेंगे। दैट इज व्हाट ब्रिक्स इज सेइंग। ब्रिक्स का बहुत ही एक फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आपने ब्रिक्स समिट को ध्यान से सुना हो, प्रेसिडेंट पुतिन का पूरा टोन चेंज हो चुका है। पहले वो बोलते थे वी आर टारगेटिंग द डॉलर, नाउ ही इज टेकिंग द जयशंकर डॉक्ट्रिन। ही इज सेइंग वी आर नॉट मेकिंग ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स। हम तो हमारी करेंसीज को प्रमोट कर रहे हैं, हम कहाँ डी डॉलराइज कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट पुतिन भी बोल रहे वी आर नॉट मेकिंग ऑल्टरनेटिव फॉर द स्विफ्ट मैकेनिज्म, वी विल मेक आवर ओन, स्विफ्ट कैन ऑल्सो बी देयर, लेट इट बी। सो इससे क्या होता है, बहुत सारे छोटे नेशंस को ज्वाइन करने का इंसेंटिव मिलता है। बड़े नेशंस बयान दे के डी डॉलराइज करके छाती ठोक के कर लेगा, छोटे नेशंस को ब्रिक्स ज्वाइन करना है तो आपको ऐसे घुमा के बोलना पड़ेगा वी आर नॉट डी डॉलराइजिंग, वी आर जस्ट प्रमोटिंग आवर करेंसीज। That's right. And एक बार टैरिफ के बारे में मैं कह दूं, क्योंकि आई एम a Republican Party member and I support Trump. Many Indians asked me, ये इंडिया अगर टैरिफ का हो गया तो इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। I said this is political rhetoric, as Ankit ji said. These are negotiation tools. उन्होंने कहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, बार्गेनिंग चिप है। इज ओपनली बार्गेन। और वो उन्होंने ओपनली ये भी कहा है कि मोदी इज अ टफ गाय। So and Modi's Make in India and Trump's Make America Great Again, there are parallel elements. Because remember one thing, in the entire process, जो हमने कहा था कि the what is called, the phrase that I use is the unholy alliance. And my favorite word is, and I want you to know that, is the elite James Bond megalomaniac billionaires, you know who I'm referring to, without naming them. They are using elements of communists, Marxists, socialists, Islamists, and now empty spaces to destabilize the world's most prominent democracies. That's US and India. Once they win these two countries over, you consider the world has changed forever. That's why I had said India ka 2024 ka election was a vital election. We are fortunate Modi ji won. And I had said always, I don't care whether he gets 400, he should be, NDA must win. That's all my goal is. Dushman ke haath mein trophy nahi gayi. Likewise, this is happening in the US this time. So tariff is just an election rhetoric. Kitna padega, kya padega? That's a political gamesmanship and also negotiation part. We have 4 minutes left. You can take a question or two. This is a very interesting question which has come. Our current stance is considered an alleged copy of the Nehruvian foreign policy. I believe the policy back then was not to align with anyone, but our policy today is to align with everyone, your views. तो सबसे पहले तो इसको मैं रिजेक्ट करता हूं, ये बात कि इट्स अ कॉपी ऑफ नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि नरेंद्र मोदी डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरेन पॉलिसी is a very big shift, and I'll tell you what the shift is. Acharya Chanakya said, and one of the concepts of Rajmandala theory, कि your enemy's neighbor is your friend. तो ये आचार्य चाणक्य ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया
तब आपकी सिस्टम के अंदर एब्राहमिक्स या रिलीजियंस ऑफ फॉरेन ओरिजिन अंदर आ नहीं चुके थे। जब आचार्य चाणक्य ने बोला कि योर एनिमीज नेबर इज योर फ्रेंड, तब ये नहीं हो गया था कि आपकी सिस्टम के अंदर, आपकी पॉपुलेशन के अंदर रिलीजियंस ऑफ फॉरेन ओरिजिन हैज परमिएटेड। तो ये जो नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी का जो डॉक्ट्रिन था, जहां पे पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए हम ईरान के साथ डिस्कशन करते थे, चाइना को हैंडल करने के लिए हम यूएस के साथ डिस्कशन करते थे, यूएस को हैंडल करने के लिए हम रशिया के साथ डिस्कशन करते थे, उसको पूरा नरेंद्र मोदी जी ने रिजेक्ट किया 2014 में। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम उल्टा करेंगे, पाकिस्तान को हैंडल करना है तो हम सऊदी अरेबिया से डिस्कशन करेंगे, पाकिस्तान के एनिमी ईरान से नहीं। चाइना को हैंडल करना है तो हम यूएस से नहीं डिस्कशन करेंगे, हम रशिया से डिस्कशन करेंगे। देन वी गेट सक्सेस फॉर चाइना पॉलिसी। यूएस को हैंडल करना है तो हम रशिया से डिस्कशन नहीं करेंगे, हम इजराइल से डिस्कशन करेंगे। दैट इज हाउ वी गेट सक्सेस इन यूएस। दिस इज द नरेंद्र मोदी डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, अ कंप्लीट शिफ्ट। एंड अब समाप्ति का एक 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 रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप सबों से। 1983 अक्टूबर में आरबीआई के मीटिंग में, बैंकर्स क्लब की मीटिंग में मैनेजमेंट कंसल्टेंट आए थे। मैं आज उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, पिछले सेशन में भी मैंने ये कहा था कि हम लोगों को रामायण और महाभारत का अध्ययन करना चाहिए। उस अध्ययन करने से मुझे एक शिक्षा प्राप्त हुई, बहुत चीज सीखे, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, परिवार में, समुदाय में, समाज में हम सबों को एक लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ेगी। बहुत महत्व है उसका। वो कहते हैं कि दिस फार एंड नो फर्दर इन एनी रिलेशनशिप। जब आपने लक्ष्मण रेखा बनाई ना, आपका रिलेशनशिप हमेशा पनपता रहेगा। नो बाउंड्री लिमिट जो कर देंगे आप, तो देन वो कभी न कभी वो खटक जाती है बात। तो इस बात को आप विचारें, लक्ष्मण रेखा वाली बात। पर्सनल, social, family, and take nothing for granted. That's what is important for us. So with this, we will end the program today. I got the sign to cut, so I'm cut. So thank you very much for joining, having the patience to be with us at the last event of the day. And thank you very much for coming and encouraging us. जय हिंद।